नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी के ही पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार यानी मोदी सरकार पर हमला बोला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि 2021 से विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि ये केवल कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सकते हैं। वहीं स्वामी पहले भी मोदी सरकार की आर्थिक नीति पर सवाल उठा चुके हैं। हालिया समय में भाजपा नेता बेहद आक्रामक रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर वे केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे। इसके पहले स्वामी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। भाजपा नेता ने कहा कि पीएम मोदी मंत्री प्रहलाद पटेल की फाइल पर साइन क्यों नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वरुण गांधी भी अपनी सरकार के खिलाफ बोलने से नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने देश को हजारों करोड़ों का चूना लगाने वाले भ्रष्टाचारियों व पीएम मोदी द्वारा विपक्ष को मुफ्त की रेवड़ी वाले तंज पर करारा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जो सदन गरीब को 5 किलो राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा रखता है, वही सदन बताता है कि 5 वर्षों में भ्रष्ट धन पशुओं का 10 लाख करोड़ तक का लोन माफ हुआ है। मुफ्त की रेवड़ी लेने वालों में मेहुल चौकसी और ऋषि अग्रवाल का नाम शीर्ष पर है। सरकारी खजाने पर आखिर पहला हक किसका है? तो इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी से, आदित्य त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एनबी न्यूज पर। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी आपके पास आएंगे। खेमचंद जी, सबका इलाज आपके पास है, कांग्रेस, बीएसपी, टीएमसी, तमाम पार्टियों का इलाज आपके पास है, टीआरएस, वीआरएस, ये वो, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी और वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार पर हमला बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? एक तो ये डिस्टर्बेंस है, प्लीज म्यूट कराइए किसी का पीछे जी, बहुत आवाज आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी होने के नाते कोई भी व्यक्ति अपनी राय रख सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो काम किया है
वो सबको दिखता है। उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो हर सेक्टर में है। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है। आज हमारा मेडिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है। आज हम लोग ना सिर्फ भारत को बल्कि हम दूसरे देशों को भी वैक्सीन दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। आज हमारी सेनाएँ मजबूत हो रही हैं। आज किसानों को सीधा पीएम किसान के माध्यम से मदद दी जा रही है। खाद का रेट बढ़ता है लेकिन उसका इफेक्ट किसानों को ना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जा रही है। हर खेत को पानी देने के लिए व्यवस्था की गई है और किसान की जो जमीन है उसकी टेस्टिंग की जा रही है। किसान को सस्ते में ऋण दिया जा रहा है। किसान को हर तरीके की सुविधाएं दी जा नहीं, ये रही तो हैं। 1 घंटा हो गाँव के जाएगा, बाद आप बताएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ऐसे जा रहा पूरी है। योजनाएं तो बताते मैं रहेंगे तो आपको सिर्फ मैं मोटा-मोटा तो ये सिर्फ ये चीजें बता बता रहा रहा हूँ, हूँ वरुण कि गांधी क्यों काम दिख पूछ रहा रहे है, हैं काम आपसे? है। वरुण गांधी गांधी जी क्यों क्यों पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं सवाल इसका आपसे? जवाब तो वो खुद ही दे पाएंगे। उनके मन में क्या है, क्या करना चाहते हैं, उस पे मैं टिप्पणी करूँ वो उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी है और एक लिमिट तक हर एक व्यक्ति को छूट है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास अनुशासन समिति है, हमारे यहाँ पे एक सेंट्रल बोर्ड है, वो सबके बारे में सोचता है, देखता है। और अगर जब तक डेमोक्रेसी के हिसाब से चलता है ठीक है, तब तक उनको परमिट है। उसके बाद पार्टी को जब लगेगा तो उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। ठीक है। आदित्य त्रिपाठी जी, कैसे देखते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है और वरुण गांधी लगातार हमला बोल रहे हैं अपनी सरकार पर। कैसे देखते हैं? आप जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो बीजेपी में रहते सुब्रमण्यम स्वामी और वरुण गांधी कर रहे हैं। नहीं, बात बस इतनी सी है सर कि लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला जी हो, अभी जब सदन चल रहा था तो राज्यसभा में प्रमोद तिवारी जी ने ये मुद्दा उठाया था। तो लगातार कांग्रेस अपना काम कर रही है, पर ये हमारे सांसदों को अभी तक नहीं सुन रहे थे। विपक्ष को पूरी तरह नकार के, विपक्ष को एकदम नकार दिया था इन्होंने। उनकी बातें नहीं सुनना चाहते, खुद ही सदन को भंग करा रहे थे। और आप देख रहे हैं अब तो इनके सांसद भी कहने लगे हैं, कम से कम अपने सांसदों की तो सुने। एक लोकसभा सांसद है, एक राज्यसभा सांसद है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग किस आधार पर नीति और निर्धारित करते हैं, ये इनके समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। जी सर्वेश्वर पाठक जी, क्या लगता है बीजेपी ने कांग्रेस तमाम छोटे बड़े दल सबको ठिकाने लगा दिया है या कहिए उनको परास्त कर दिया है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जब सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी पूछना पड़ता है और वरुण गांधी भी लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। क्या बड़ा कारण मानते हैं आप? देखिए त्रिशूल जी, सबसे पहले मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के सभी दर्शकों को और हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतवर्ष ने अपना 14वां उपराष्ट्रपति चुन लिया है धनखड़ साहब को। खेमचंद शर्मा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बहुत आदित्य त्रिपाठी जी को भी दे दीजिए, उनके भी उपराष्ट्रपति हैं भाई। सभी को मैंने बोला सर्वेश्वर जी ऐसे क्या करते हैं, उनको भी दे दीजिए। नहीं, मैंने बोला हम सभी को। हाँ, सबसे पहले यही बोला कि हम सभी को देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुनने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए त्रिशूल जी, आपने जो बात कही उसके दो मायने हैं जी। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें तो ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आरएसएस का बैकिंग बीजेपी को रहता है और सरकार की कुछ नीतियों का आरएसएस भी आलोचना करता है, समय समय पे सरकार का मार्गदर्शन भी करता है। तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी मतलब शुरुआती से फाइनेंस मैटर में और आर्थिक नीतियों पे वो सवाल उठा के आए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो अच्छे काम हो रहा है उसकी भी वो सराहना करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो इस चीजों को मैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के रूप में लेता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो भी संकट उपजा है फरवरी के बाद, जब भी ये यूक्रेन संकट उपजने के बाद पूरे विश्व में आर्थिक संकट आया है, हम ही भारतवर्ष ही केवल नहीं इससे जूझ रहा है। यूएस में 40 साल के बाद इतना इन्फ्लेशन 9.1% है। इस बात को समझिए कि भारत
जो है भारत सरकार 7% से उसको नीचे लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। उसी के क्रम में अभी आरबीआई ने रेपो रेट भी बढ़ाया और यूएस की सरकार ने भी, हमने तो 0.50 बढ़ाते हैं और यूएस की सरकार 75 बेसिस पॉइंट 0.75 बेसिस पॉइंट बढ़ा रही है। तो इस चीज को देखना पड़ेगा और उसी के क्रम में उसी जो इंटरनेशनल उथल पुथल हो रही है, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है जरूर डाउन होके 580 बिलियन डॉलर पे आ गया, जो कभी 600 से ऊपर रहता था। तो एक इंटरनेशनल कारण है। अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बताया है तो ठीक ही चीज बताया है। रही बात वरुण गांधी जी के ट्वीट का, तो उन्होंने जो बातें की है, देखिए जितने भी घोटाले जो एनपीए अभी निकल के आ रहे हैं या जो बड़े बड़े घोटालेबाज विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो या डीएचएफएल का जो अभी घोटाला आया है, ये सबके सबको जो लोन का अमाउंट सैंक्शन हुआ था उसका आप पीरियड देखिए कि किस सरकार में इतने बड़े बड़े लोन्स उनको दे दिए गए। मोदी सरकार उसी चीज को उजागर कर रही है और उसको घोटाले के रूप में आ रहे हैं। हाँ, इसमें है कि देखिए वहां लंदन में विजय माल्या पे केस चल रहा है, आ रहा हूं मैं आदित्य जी, आ रहा हूं आपके पास। नीरव मोदी अभी भी जेल में बंद है। हम असफल रहे अभी तक उनको भारत में लाने पे, लेकिन उनकी जितनी संपत्ति कुर्क करके, लेकिन जितना उन्होंने घोटाला किया है उतना हम नहीं ला पाए। तो वरुण गांधी का भी ट्वीट जो है वो एक मायने में सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम अनाज दे रहे हैं कोरोना काल से लेके अभी तक, भारत सरकार दे रही है गरीब लोगों को, तो अगर हम उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार का लॉस हो रहा है अगर अंतरराष्ट्रीय जो उथल पुथल मचा है उसके कारण, और वो समाचार पत्र में कोई उन्होंने नई बात नहीं कही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आरबीआई का रिपोर्ट उठा के कहा, लेकिन वही दूसरी और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखिए। रघुराम राजन जो भारत के पूर्व गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो हर समय मोदी गवर्नमेंट के आर्थिक नीतियों पे सवाल उठाते हैं और कटाक्ष करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी एक वीक पहले कहा कि भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है बहुत अच्छा है, उसके मुकाबले हमारा जो लोन है, इंटरनेशनल लोन है, वो बहुत कम है। तो कुछ चीजें हो रही है जो और किस लिए हो रही है, हमें उस रीजन को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। आपने भी स्वीकार, आपने स्वीकार किया और मैं पॉजिटिव मानता हूं, क्योंकि पार्टी के में भी ऐसा लोग होना चाहिए कि पार्टी की अगर कुछ नीति गलत हो रही है तो उस पर सवाल उठाए, मार्गदर्शन करे। ठीक है, आदित्य त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा खेमचंद जी आपके पास। आदित्य जी, अभी सर्वेश्वर पाठक जी कह रहे थे कि ये देखना चाहिए कि किसने इतना बड़ा बड़ा लोन दिया और इन लोगों को, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब लोन दिया जाता है तो उस समय सिविल चेक होती है और उस समय वो उस योग्य थे कि उनको लोन दिया गया, और लगातार 2014 तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, उनके खाते एनपीए में नहीं थे। अब उनके खाते 2014 के बाद उन्होंने पैसा जमा करना बंद किया और एनपीए में खाते आए। जब एनपीए में खाते आए और एसबीआई ने लगातार, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली तब थे, उनको लिखा, एसबीआई ने लगातार आरबीआई को लिखा, आरबीआई ने अरुण जेटली को लिखा, उसके बावजूद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और वो लोग भाग गए। ठीक है, तो ये चीज समझना होगा कि कौन अपने, ठीक है, नहीं मैं आ रहा हूँ सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, आ रहा हूँ मैं। आदित्य त्रिपाठी जी आ रहा हूँ, आदित्य त्रिपाठी जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। देखिए खेमचंद जी, अब मुद्दा और भी गंभीर हो गया है। वरुण गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी के बाद सर्वेश्वर पाठक ने भी पूछ लिया है आपसे कि वाकई में कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। तो अब खेमचंद जी, वाकई में मुद्दा गंभीर है, सर्वेश्वर पाठक जी भी कह रहे हैं कि ये जवाब मिलना चाहिए। आप डिस्कस करिए, हम डिस्कस करने को तैयार हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी जो कंपैरेटिव अर्थव्यवस्था है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनकी तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो या यूरोपियन कंट्री हो या अमेरिका हो, हर एक कंट्री से आप यदि कंपेयर करोगे तो भारत की जो
अर्थव्यवस्था की जो मजबूती है आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पे जो महंगाई का रेट है वो भी लिमिटेड है, कंट्रोल्ड है। तो ये नहीं कहता महंगाई नहीं बढ़ी, बढ़ी है, पेट्रोलियम प्राइसेस में बढ़ी है, लेकिन इस सरकार ने उसको कंट्रोल में रखा है। साथ के साथ अपनी इकोनॉमी को फेल नहीं होने दिया है, अपनी इकोनॉमी को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। मुस्कुरा रहे हैं हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तेजी से डेवलप किया है। आज फॉरेक्स हमारा ठीक है, मैं सवाल का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। खेमचंद जी, सवाल ये है कि आखिर ये बगावती बोल क्यों उठ रहे हैं? कोई ना कोई तो कारण होगा। खेमचंद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, अब बताएं। खेमचंद जी, ये बगावती बोल आखिर क्यों उठ रहे हैं? लगातार बगावती नहीं, हमारी पार्टी में एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के तहत हर एक व्यक्ति को, सॉरी, ये आप पहले भी बता रहे थे डेमोक्रेसी है, लेकिन ये लगातार हो रहा है कि हर बार सवाल सरकार पे। बगावती नहीं, हमारी पार्टी हर एक व्यक्ति को एक रूम देती है, दूसरा सभी को मौके देती है अपने आप को करेक्ट करने के लिए भी और अपने आप को बदलने के लिए भी। क्योंकि ऑफिशियल जो हमारी लाइन है और हमारे जो फैक्ट्स फिगर्स हैं वो साफ साफ दिखाते हैं कि जो ट्वीट में लिखा जा रहा है या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, वो पार्टी लाइन के खिलाफ भी है। अब वो क्यों बोल रहे हैं उनका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं। हमारी पार्टी में डिसिप्लिनरी पैनल भी है, वो अपने अनुसार समय के अनुसार निर्णय लेगा। लेकिन फैक्ट्स और फिगर ये कहते हैं भारत की इकोनॉमी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। हमारे पास जो फॉरेक्स है उसका भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारा जो दूसरे देशों के साथ व्यापार है उसका स्तर भी अच्छा है और हमारी जो महंगाई है वो कंट्रोल में है। अब कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, अनप्रेसिडेंट तरीके से महंगाई बढ़ी है और उसका जो स्वरूप भी है वो भी ग्लोबल है, लोकल नहीं है। आज हमारे यहाँ पे गरीबों पे महंगाई का इफेक्ट ना पड़े उसके लिए फ्री में राशन दिया जा रहा है। गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत फ्री में इलाज किया जा रहा है। जब जरूरत वैक्सीन की पड़ी तो फ्री में वैक्सीन दी गई, बूस्टर डोज तक फ्री में दी जा रही है। हर तरीके की सुविधाएं गरीबों को दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ाया जा रहा है, सेनाओं को मजबूत किया जा रहा है। तो सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हर सेक्टर में अच्छा कार्य कर रही है। अगर हम सिर्फ अपना ही अपना सोचें और सिर्फ आरोप के लिए आरोप लगाएं तो निराधार है। आज सब लोग जानते हैं, इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल मीडिया का जमाना है, सबको पता है कहाँ क्या चल रहा है, हमारे पड़ोसियों का क्या हालचाल है, दूसरे देशों का क्या हाल है, अंतरराष्ट्रीय सिनारियो क्या है, सब लोग देखते हैं। अगर ये सार्थक तरीके से बात करेंगे तो इनको लाभ होगा, लेकिन ये निरर्थक तरीके से बात करते हैं, इसीलिए दिक्कत है। ठीक है, पार्टी के खिलाफ है लेकिन कुछ सही बात भी कह रहे हैं। आदित्य त्रिपाठी जी, मैं बोला सही बात बोल रहा हूं। 2008 में रिसेशन आया था, ग्लोबल रिसेशन था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उसका असर भारत पर नहीं पड़ा था। हमने एम्प्लॉयमेंट दिया था। अमेरिका के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति भारत विजिट करने आए थे और यहाँ से एम्प्लॉयमेंट लेके गए थे अपने देश के लोगों के लिए। आपको याद होगा 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन की तरफ भारत बढ़ा था, आर्थिक उदासीनता कांग्रेस ने लाई थी और उसी की देन है कि आज जो DI हो या जो फॉरेन विदेशी मुद्रा है, ये सब चाहे जो हो सब कांग्रेस ने किया था। आज जो वर्तमान हालात है इस देश के, मैं बताना चाहूंगा कि चाहे वो जिस इंडेक्स को आप उठा लीजिए, चाहे वो ग्लोबल पीस इंडेक्स उठा लीजिए, 162 देशों में भारत 143वें नंबर पे है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स अगर आप उठाएंगे तो इस समय तो स्थिति सुधरी है, हम 94 नंबर पे आ गए हैं 132 देशों में। 2019 में यही 115वें स्थान पर, 107वें स्थान पर हम थे। ग्लोबलाइजेशन के मामले में हम लोग 112वें नंबर पे हैं 184 देशों में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 नंबर पे है 189 देशों में। तो ये जो ग्लोबल इंडेक्स है वो गिरते क्यों जा रहे हैं? अगर हम ग्लोबली सबसे मजबूत होते जा रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगा ये ग्लोबल इंडेक्स में भारत पिछड़ते क्यों जा रहा है? बिल्कुल, मैं आऊंगा आदित्य त्रिपाठी जी। इस समय सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं
जी आदित्य जी अपनी बात रखिए आप। तो मेरा सवाल यही है कि लगातार अगर भारत इतना विकास कर रहा है इनके हिसाब से, और ये पड़ोसी देश हमसे ज्यादा परेशान है, या बाकी विदेश में जो देश हैं जो ग्रो कर चुके हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आखिर ग्लोबल इंडेक्स में भारत हर चीज में पीछे क्यों होता जा रहा है? प्रेस की फ्रीडम ले लीजिए आप, प्रेस की फ्रीडम में हम लोग 142वें स्थान पर पहुंच गए हैं 180 देशों की सूची में। तो ये ग्लोबल इंडेक्स पे हम गिरते क्यों जा रहे हैं? मेरा सीधा सवाल। ठीक है खेमराज जी। ठीक है, खेमचंद जी सुन रहे हैं आप ये सवाल जो थे आदित्य त्रिपाठी जो इंडेक्स आपको गिना रहे थे, सुन रहे हैं आप? देखिए ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं जो अनाप शनाप बिना आंकड़ों को जांचे, बिना किसी फैक्ट और फिगर्स के अपने आंकड़े जारी कर देते हैं। भारत से बड़ा कोविड काल में और कोविड काल के बाद जितना बड़ा सेवा कार्य होना चाहिए, सपोर्ट कार्य होना चाहिए, वो दुनिया में कहीं भी ना। हर एक व्यक्ति भूखा ना सोए उसके लिए राशन की व्यवस्था की गई। हर एक व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले, फ्री में इलाज मिले, उसकी व्यवस्था की गई। तेजी से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया गया। तेजी से यहाँ पे स्किल मैपिंग करके, स्किल रीस्किलिंग करके, अप स्किलिंग करके लोगों को रोजगार के लिए बनाया गया। आज आप सर्विस सेक्टर में देखिए भारत में जिस तरीके से जॉब जनरेट हो रही है, जिस तरीके से आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, लाखों अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर में है, अच्छे लोग ढूंढ रहे हैं और लगातार लोगों को काम मिल रहा है। नहीं आपने ये कैसे कह दिया कि वो संस्थाएं निराधार हैं? 3 गुना ज्यादा स्पीड से हो रहा है। नहीं आपने तो कैसे कह दिया कि संस्थाएं सारी निराधार हैं? एम्प्लॉयमेंट की हो रहा जो है हंगर इंडेक्स का वो 35 करोड़ के आसपास लोगों को हम लोगों ने मुद्रा लोन के अंतर्गत लोन दिया। लोगों ने अपना काम खड़ा किया है। इनको कुछ दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ नेगेटिव को पकड़ते हैं। नेगेटिव पहले ही खुद जनरेट करते हैं, फिर इनके जो प्रिय लोग हैं विदेशों में वो उस पे बड़े बड़े आर्टिकल छापते हैं, फिर देश को बदनाम करते हैं। ठीक है, तो देश को बदनाम करने की कांग्रेस ने ठान ली है। ठीक है, और उसके लिए भी पीछे बिल्कुल नहीं हटते और खुद सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, दोनों के दोनों सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। और उनको बचाने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से लगी हुई है। और कल जब राम मंदिर की शिलान्यास की दूसरी जयंती थी तो उसमें काले कपड़े पहन के आ जाते हैं। उससे पहले राहुल गांधी को बचाने की कोशिश करते हैं, तब इनको महंगाई नहीं दिखाई देती। तो भगवान राम का विरोध करने के लिए काले कपड़े पहन लेते हैं। बाकी दिन ये गांधी को बचाओ, सोनिया खूब गांधी जोड़ को दिया है। बचाओ। जनता से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ देश को बदनाम करना है, सरकार को बदनाम करना है, खूब जोड़ा और है। इनका कोई एजेंडा नहीं। ये खूब जोड़ा है आपने। ठीक है, आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सर्वेश्वर जी आऊंगा आपके पास। इनके लिए सारे आंकड़े निराधार होते हैं। शायद इनको वो कोविड का काल नहीं याद होगा। सबके पहचान का किसी ना किसी सगे संबंधी को सबने खोया। आज ये पूरी स्थिति है कि संसद भवन में जब चर्चा होती है तो हमारे माननीय मंत्री लोग कहते हैं कि कोविड से भारत में एक भी मौतें नहीं। यूएन बताता है कि मिलियंस लोग आपके देश में मरे, और आप कहते हैं हमारे देश में कोविड के वजह से एक भी मौत नहीं। वो यूएन के झूठे डाटा पे भारत को बदनाम मत करिए। गंगा में लाशें तैर रही थी, गंगा के जो डेटा है वो भारत विरोधी डेटा है। सारे मीडिया हाउसेज ने चलाया और ये कहते हैं कोविड से एक भी निराधार डेटा के आधार पर फिर से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन के डेटा के अनुसार तो आपकी जो महाराष्ट्र सरकार थी सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग सरकार थी और वहां पे लाखों मृत्यु हुई। आप खुद फंसते हो। हमारा डेटा ऑथेंटिक डेटा है, सभी स्टेट ने उसमें सबमिट किया है। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। खेमचंद जी देखिए, खेमचंद जी बीच में नहीं खेमचंद जी मैं आपके पास आऊंगा, जवाब रखने दीजिए आप। ये इस तरह से नहीं, सही तय करना और गलत डेटा के आधार पर सरकार को, भारत को बदनाम करना। खेमचंद जी क्या फायदा हुआ वो नहीं बता पाए। नोटबंदी से देश को। ठीक है भाई, ठीक है आदित्य जी मैं आ रहा हूँ। सर्वेश्वर जी, जी हमारे त्रिपाठी जी जो भाई साहब हैं वो गलत, यूएन का जो डेटा है वो भ्रामक डेटा था और उन्होंने गलत तरीके से भारत को बदनाम करने की कोशिश की। यूएस में, इटली में जितनी मौतें हुई उतनी भारत वर्ष में नहीं हुई। हमारे सरकार ने समय पे काम किया, नहीं तो भारत में मौत होती, मिलियंस में मौत होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी समाचार पत्रों ने उन यूएन के डाटा का खंडन किया है कि कैसे यूएन
कैटेगरी के लिए भारत के खिलाफ काम करता है जी। तो ऐसे भ्रामक चीजें नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मत बोलिए। दूसरा बात, त्रिपाठी जी ने इतने सारे इंडेक्स का हवाला दे दिया और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, खास के फॉरेक्स रिजर्व और जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने और चाहे जो वरुण गांधी ने बात की, इन्होंने ये बात करना क्यों भूल गए कि भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है पूरे विश्व में चौथे स्थान पे है भारत। ये क्या हमारी समृद्धि को नहीं दर्शाता है? और ये यूपीए के गवर्नमेंट के समय का फॉरेक्स रिजर्व देख लीजिए और अभी बीजेपी के गवर्नमेंट का देख लीजिए, तुलनात्मक अध्ययन करें। अभी रसिया पे जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व उसने कब्जा कर लिया। भारत का भी $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था। हाँ, ये जो मैंने पहले ही शुरुआती अपने वक्तव्य में बोला था कि जो घटनाक्रम हुई है उससे 20-25-30 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। लेकिन हम चौथे स्थान पे विश्व में बने हुए हैं। चाइना पहला, जापान, स्विट्जरलैंड, उसके बाद हमारा स्थान है। लेकिन आदित्य और त्रिपाठी, दूसरी बात, नहीं त्रिशूल जी, बात जो हो रही है आज, जो आपके मुद्दे का टॉपिक है उस पर है, हमारी सरकार कितना अलग अलग काम कर रही है ये कांग्रेसी को दिखता ही नहीं है या बाकी के विपक्षी पार्टी को। रुपए कार्ड में हम ट्रेड करने लगे अरब कंट्री में, स्विट्जरलैंड और बाकी में। रसिया पे सैंक्शन लगा, वीजा कार्ड वहां बंद कर दिया गया, मास्टर कार्ड बंद कर दिया गया। कल अमेरिका का कुछ सीनेट के मेंबर जो S-400 हमारी रसिया से डील हो रही थी, भारत पे भी सैंक्शन लगाने की बात कर रहा था, लेकिन भारत का इतना प्रभुत्व है कि वो बात नहीं चली और वो डील खत्म हो गई। कल खुदा न खास्ते कुछ होता तो हम भी रसिया के एक तरह होते, लेकिन आज हमारा रुपए कार्ड इंटरनेशनली एक्सेप्ट होने लगा। हम इंटरनेशनल ट्रेड की सेटलमेंट की बातें रुपए में करने की बात कर रही है भारतीय गवर्नमेंट। साउथ एशिया में ट्रेड की जो सेटलमेंट होगी इंटरनेशनल लेवल पे, सर्वेश्वर जी सुन लीजिए, सर्वेश्वर जी भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए जी आदित्य जी। मित्रों का 10 लाख करोड़ माफ करने के लिए भारत सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन रेलवे के पास इतना बजट नहीं है कि सीनियर सिटीजन को अगर कंसेशन मिल रहा था उससे तकलीफ थी, उससे रेलवे को नुकसान था, उससे ज्यादा उनका एडवर्टाइजमेंट बजट है, उससे नहीं तकलीफ है। मुझे एक बात बताइए, माफ करने के लिए मित्रों का जो इस देश का धन लूट कर भागे हैं, उनका माफ करने के लिए उनके पास पैसे हैं। पर मैं खेमचंद जी से जवाब लेता हूँ एक बार। तुलसी जी एक चीज मैं बताने बात कर रहे हैं इससे पहले, देखिए वो लोन माफ नहीं हुआ है, उसकी एक कैटेगरी बना दी गई है। पहले ये अपने नॉलेज को दुरुस्त करे और उसको उस राइट ऑफ मतलब उसको अलग रखा गया है। जितनी संपत्ति कुर्क होनी थी उससे जो धन आया उसकी रिकवरी के बाद जो बचा है उसका एक अलग प्रावधान करके रखा गया बैंकिंग सिस्टम में। ये माफ किसी का नहीं किया गया है। देखिए कांग्रेस के मित्र बिल्कुल उस कहावत को फलित करते हैं कि बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चल रही। जिन लोगों की ये बात करते हैं उनको लोन किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। ये बात करते हैं सिविल चेक की, सिविल चेक हुआ ही नहीं। मंत्रियों का फोन आता था लोन दे दो, दे दिया। कंपनियां घाटे में बैठ रही हैं फिर भी लोन दे दो। सब जानते हैं विजय माल्या की एयरलाइंस कब बंद हुई थी, कांग्रेस के जमाने में बंद हुई थी, फिर भी उनको लोन देते रहे। और बाकी जितने लोग भागे सब भगोड़ों को लोन कांग्रेस के राज्य में मिला, इनकी रिकमेंडेशन पे मिला। हमारे राज्य में उनके जो घोटाले वो खुले, आज हमारे राज्य में वसूली की जा रही है। और विजय माल्या से 10,000 करोड़ से ज्यादा की वसूली ऑलरेडी हो चुकी है। वो हाथ जोड़ रहा है मेरे से सेटलमेंट कर लो, मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूं। अगर कांग्रेस का राज होता तो 1 करोड़ रुपए भी वसूली नहीं हो पाती। ललित मोदी के साथ ही हुई है, हर एक व्यक्ति के साथ हुई हो रहा है। हमारी सरकार पूरी ताकत से उनसे वसूली करने का काम कर रही है। लुटवाया किसने? कांग्रेस ने। अब एनपीए की बात करती है। अरे एनपीए का मतलब हमने माफ नहीं किया है। वो जो एनपीए कब हुए, कब पैसा उन उद्योगपतियों ने लिया और वो एनपीए कब बना? एनपीए का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है और बिजनेस में कई जेन्युइन होते हैं, कई फ्रॉड वाले भी होते हैं। जो फ्रॉड वाले उन पे कार्रवाई की जा रही है और कई बिजनेस का एनपीए जेन्युइन होता है। उन्होंने लोन लिया, उन्होंने ट्राई किया, ईमानदारी से काम भी किया, काम नहीं चला
या एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट नहीं आए तो उनका जो अकाउंट है, उनका जो काम है वो नहीं चला तो वो एनपीए बन गया। और ये फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। ये कहो कि हमने माफ कर दिया, ये सबसे बड़ा सफेद झूठ है। कांग्रेस झूठ बोलने में नंबर 1 हो गई है। अगर आपके पास फैक्ट और फिगर, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बताओ कि किसी भी बिजनेसमैन को, आप अडानी को ले लो, आप अंबानी को ले लो, कि उनको कब कब लोन मिला, आपको चैलेंज करता हूँ, आप बताएं। और वो कब कब एनपीए हुआ जी, और हमारी सरकार ने कब उसको राइट अप किया है जी? कभी भी राइट अप नहीं किया। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम में जो एनपीए होता है, अब नई वसूली हो रही तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट में डाला जाता है और उनसे जितना पैसा रिकवरी किया जा सकता है उसको रिकवरी की जाती है। अब किसी का भी तो नाम लो। अरे अंबानी बना कब? पहले आपने सुन लीजिए, के साथ बैठ के खाना खाया करता था। अंबानी किसके राज में समृद्ध हुआ? ठीक है, ठीक है, आपके राज में समृद्ध हुआ। और आज हम पे अंबानी अडानी का आप आरोप लगाते हो। ये लोग कांग्रेस के राज में ही बने, समृद्ध हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, बड़े बड़े इन्होंने सेटअप स्टेब्लिश करे। और सभी बिजनेसमैन को आप ये बोल दो नहीं ये गलत है, वो भी गलत है। हाँ, तो ये बिजनेसमैन की वजह तो से बड़े बड़े कह रहे हैं ना, कांग्रेस के समय में उद्योग धंधे बढ़े। यहाँ पे हो रहा है। हाँ, तो आप ही कह रहे हैं कांग्रेस के समय में उद्योग धंधे बढ़े, उनका विकास हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने माना कि कांग्रेस। मैंने कहा दोनों बिजनेसमैन जो पले फूले, अडानी और अंबानी में हो रहा कहा है आपने खेमचंद जी, और ये आरोप हम पे लगाते हैं कि हमने उनको खड़ा किया। खेमचंद जी कहा है अभी कहा लिखकर एसबीआई और आरबीआई ने दिया, उसके बाद भी सरकार रिपीट कर मैंने कहा है अडानी और अंबानी जिनका आरोप ये हम पे लगाते हैं वो इनके ही राज में बने, इनके ही राज में फले फूले। हाँ, तो इनके ही साथ बैठ के विकास हो ही रहा है ना, देश के उद्योगपति विकास कर रहे हैं, देश के उद्योगपतियों ने विकास किया, दुनिया में छाए, तो ये कांग्रेस का इसमें योगदान रहा ना, ये तो आप मान ही रहे हैं। योगदान सबका था, मैं ये बोलूं कांग्रेस का योगदान नहीं था ये गलत है। आप ही तो कह रहे हैं जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। अब आप कह रहे हैं मैं ये बोलूं कि नहीं कांग्रेस के राज में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, अब आप कह रहे हैं तो हम भी नहीं कहते। नहीं कभी डिसाइड कर लीजिए आप पहले कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, वाकई में या तो हुआ होगा या नहीं हुआ। जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। 65 साल में अगर कांग्रेस सीरियसली काम करती तो हम भी विकसित देश होते। हमारी सेना भी अगर 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी नहीं झुकती और उस समय हम लोग परमाणु बम बना लेते तो आज हम भी यूएन में जो एक्सक्लूसिव क्लब है वहां पे होते। अटल बिहारी जी ने बनाया और उसके बाद देखिए बराबरी में हम आए, हमको मान सम्मान मिलना शुरू हुआ, हमें लोग बराबरी के साथ। मैं आपको आपके पास आऊंगा। अभी इस समय जगदीप धनखड़ से नए जो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के मिलने आए हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। नए उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, पीएम मोदी मिलने आए हैं। देश के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और पहले उपराष्ट्रपति होंगे जो सेंट्रल विस्टा में जाएंगे। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो वहाँ पर जो उपराष्ट्रपति भवन नया बन रहा है उसमें पहले उपराष्ट्रपति होंगे जो वहाँ जाएंगे। और विपक्ष को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा उपराष्ट्रपति चुनाव में। उम्मीद से कम वोट मिले राजस्थान दोनों ही सदनों में। कोटा संसदीय क्षेत्र से ओम बिरला राजस्थान से आते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष, दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति दोनों ही सदन के नेता राजस्थान से। पीएम मोदी मिलने आए हैं जगदीप धनखड़ से। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आदित्य त्रिपाठी जी, देखिए आपके योगदान को तो माना जा रहा है लेकिन आप ही उस योगदान को बताने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं सही ढंग से। देखिए योगदान कांग्रेस का रहा, इसको कोई नकार ही नहीं सकता। वो 70 साल करके चाहे जो करते, आज जिस स्थिति में भारत जा रहा है, चाहे वो हंगर इंडेक्स आप देख लीजिए जिसको ये नकारते रहते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आप देख लीजिए उसको भी ये नकारेंगे। लगातार आपने देखा कितनी हत्याएं मीडिया कर्मियों की हुई,
ग्लोबलाइजेशन 1975 से भी ज्यादा प्रेस दबा हुआ है क्या? 1975 में जो हुआ त्रिपाठी जी, 47 कंट्री में बंद कर दी गई। सर्वेश्वर जी आऊंगा आपके पास, 56% सर्वेश्वर जी आऊंगा आपके पास। 56% 18 से 60 वर्ष के लोग अनएम्प्लॉयड है। 56.6%। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, रोजगार घटता जा रहा है। जो पेपर नहीं, बेरोजगारी दर तो बढ़ी है ना, बेरोजगारी दर तो बढ़ी है यूपीए के। बेरोजगारी दर जो यूपीए के शासन काल में था वही दर अभी डाटा उठा के देखिए। नहीं सर्वेश्वर जी बढ़ी है दर तो, देखिए आप ये बात माननी होगी आपको। 7 है आज के डेट में। हाँ, बेरोजगारी दर आप उठा के देख लीजिएगा, काल में था। आप डेटा उठा के देख लीजिएगा, दर बढ़ी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लोग स्वयं रोजगार ढूंढ रहे हैं, स्वयं रोजगार चला रहे हैं। अभी हम लोग एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, हम लोगों को मजबूत कर रहे हैं। सबको नौकरी नहीं दे सकते, सबका काम शुरू करा सकते हैं, सबको एम्पावर कर सकते हैं, स्किल कर सकते हैं। वो मिशन इस सरकार ने शुरू किया है। हम लोग सबको जॉब देना, सबको ही आप नौकर बना देना, वो ना तो उचित है और ना ही पॉसिबल है। लेकिन हर एक व्यक्ति को स्किलफुल किया जा सकता है, अप स्किल किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको मदद दी जा सकती है कि वो अपना काम खड़ा करें। 35 करोड़ लोगों को हम लोगों ने जनधन योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत हमने लोन दिया। अलग अलग योजनाओं के तहत अलग अलग तरीके से फाइनेंशियली हम लोगों ने पावर किया, उसका लाभ मिला है। करोड़ों एंटरप्रेन्योर खड़े हुए हैं, करोड़ों की संख्या में सक्सेसफुल स्टोरी है। छोटे छोटे ग्रुप में महिलाएं अपना काम कर रही हैं। आज से नहीं कर रही, ग्रुप को हम लोग मदद आज कर से रहे हैं, नहीं कर रही, पहले से कर रही है। जाके उद्योग धंधा पहले भी कर रही थी, ये पहले भी कर रही थी खेमचंद जी। सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले भी काम कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं पहले हजारों में हो रहे थे, अब करोड़ों में हो रहे हैं। मुद्रा योजना जैसी योजना पहले नहीं थी। आसानी से बिना गारंटी के आप करोड़ों 35 करोड़ लोगों को आप लोन दे रहे हैं। आज आपने बैंकिंग सिस्टम में भारत के हर एक नागरिक को जोड़ा हुआ है। आपने जनधन अकाउंट के माध्यम से सबके अकाउंट खुलाए हुए हैं। आज सीधा सीधा केंद्र सरकार पैसा देती है, आपके अकाउंट में जाता है। ना आपको बैंक में जाके कमीशन देना है और ना ही आपको किसी सरकारी आदमी को कमीशन देना है। जितनी मदद केंद्र सरकार भेज रही है सीधा सीधा जा रही है। वरुण गांधी क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस का मंत्री, वरुण गांधी सुब्रमण्यम स्वामी क्यों बोल रहे हैं? खा नहीं सकता। वरुण गांधी सुब्रमण्यम स्वामी क्यों बोल रहे हैं? हर एक व्यक्ति की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, हर एक व्यक्ति का अपना पॉलिटिकल सोच होता है। उनकी पॉलिटिकल सोच पूरी नहीं हो रही होगी, इसीलिए वो अपनी ओर से बयान दे रहे हैं। पार्टी उनसे पूछेगी और जवाब देने का काम उनका है, क्योंकि उन्होंने बयान दिया है। हम पार्टी की लाइन बता रहे हैं, हम पार्टी का जो काम है वो बता रहे हैं, जो सरकार का काम है वो बता रहे हैं। नहीं तो अनुशासन समिति कहाँ है आपकी? वो देखेगी। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, एक हद तक बोलने का मौका दिया जाता है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, जाएगा। लगातार हमले किए जा रहे हैं वरुण गांधी के द्वारा। तो वो एक्सपोज हो रहे हैं। जो व्यक्ति गलत करेगा एक्सपोज होगा। दुनिया देख रही है, सबको पता है और ये भी पता है कि क्या खींच है। आदित्य त्रिपाठी जी, अपने दोस्तों की इंश्योरेंस कंपनियों को लाखों करोड़ का फायदा पहुंचा दिया और किसानों की आय दुगनी करने को कहे थे, उसको आधी कर दी। यही सच्चाई है। ये प्राइवेट कंपनियों को जितना बढ़ावा दे पा रहे हैं, जितने अपने दोस्तों को मजबूत कर पा रहे हैं, उतना ये कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन कौन लाया? कांग्रेस लाई। आपको याद होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन किसने किया? कांग्रेस ने किया। भाई अब देखिए खेमचंद जी देखिए, सबका आप सुन लीजिए भाई। अब भाजपा ने जीएसटी का विरोध किया। आपको याद है जीएसटी के लिए आप लोग सीना पीट पीट के कांग्रेस का विरोध करते थे। जीएसटी किसने लगाई उसके बाद? जीएसटी का डिस्कशन हुआ, हमने सिंप्लीफिकेशन किया, हमने उसको प्रैक्टिकल किया। उसका विकास तरीके से ला रहे थे, प्रैक्टिकल है ही नहीं। एक टीम इंडिया बनाई जिसमें सब लोग अपने सजेशन दे सकें। आज कांग्रेस ही जीएसटी काउंसिल में सजेशन देते नहीं है, वहां पे अपनी बात रखते नहीं है। वहां पे वो अच्छा खेमचंद जी सुनेंगे नहीं क्या? खेमचंद जी नहीं सुनना तो पड़ेगा ना, सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जी आदित्य जी, अब ये क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे तो मेरे को जवाब देना पड़ा। क्या साहब आज ये एफडीआई लाए, जीएसटी का इन्होंने क्यों विरोध किया था? ये फिर जीएसटी भी लेके आए। ये कांग्रेस की योजनाओं का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होके कहते हैं कि मनरेगा कांग्रेस के द्वारा बनाया गया एक ऐसा गड्ढा है जिसको हम पाटेंगे। उसका मनरेगा के थ्रू ही लाखों लोगों को रोजगार दिया गया। इस कोविड काल में गांव में अगर कोई योजना खड़ी रही तो मनरेगा खड़ी रही, जिससे गरीब को 2 रुपया मिल पाया।
इनके पास आर्थिक नीति और देश के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति मनरेगा के तहत करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का घोटाला कांग्रेस ने किया। ठीक है हमने इन्होंने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत उस पैसे को बचाया। हम लोगों ने आधार से लिंक करके, मैं विश्लेषण तो करवा लूं। अगर आप दोनों गुणगान करते रहेंगे तो विश्लेषण होगा नहीं। मैं विश्लेषण करवा लेता हूँ। और फिर उसको भरना, ऐसा अनप्रोडक्टिव काम बंद किया। हमने प्रोडक्टिव काम में मनरेगा के वर्करों को लगाया। हमने मनरेगा के वर्करों को सब किसानों काम की को सहायता अच्छा के लिए किया। लगाया। जीएसटी का विरोध कर रहे थे, फिर जीएसटी को अच्छा कर दिया, फिर लाए आप। सब काम अच्छा किया। सर्वेश्वर जी, ये तो रिकॉर्ड है कि मनरेगा में पहले पैसे कैसे दिए जाते थे। ठीक है भाई, आऊंगा मैं। एक व्यक्ति अब आप कहेंगे वो राजीव गांधी का उदाहरण देंगे, 15 पैसे जाते थे। ये हो गया, बहुत हो चुका है। सर्वेश्वर जी, क्या समीक्षा आवश्यक नहीं है? जो बातें, जो चर्चाएं अगर लगातार उठ रही हैं, उनकी समीक्षा आवश्यक नहीं है सरकार के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा? देखिए, आपने सही कहा कि सत्ता पक्ष के द्वारा ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार समीक्षा करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत ही बृहद रोल करते हैं। उनकी नजर हर मिनिस्ट्री पे है और परफॉर्मेंस वाइज जो मिनिस्टर्स होते हैं, हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की मिनिस्ट्री गई। क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। देखिए, सरकार के द्वारा जरूरी नहीं है कि एक मोदी जी ही ईमानदार व्यक्ति है, बाकी के सब ईमानदार की तरह काम करेंगे। आदमी डिफरेंट टाइप का होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हमारे मोदी जी ने शुरुआत की। अभी भारत वर्ष को ये स्किल इंडिया की जरूरत है। अगर हम इंडस्ट्रियल कंट्री बनना चाहते हैं तो हमारे पास स्किल्ड लेबर हो। आदित्य त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। जिसकी नियुक्ति हुई थी, उन्होंने ठीक काम नहीं किया। उनसे मिनिस्ट्री आपने जो कहा है उसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। आपने कुछ कहा है जोड़ना चाह रहे हैं उसमें कुछ। आदित्य त्रिपाठी को जोड़ना चाह रहे हैं जी। त्रिपाठी जी, स्किल्ड मिनिस्ट्री की बात हुई तो मैं आपको याद दिला दूंगा, पूरे भारत के हर जिले में आईटीआई है और वो कांग्रेस की देन है। और स्किल्ड लोग ही आईटीआई है। एक मिनट बातें करते हैं। आज बढ़ाने से भ्रष्टाचार लेबर से नंबर मांगिए जरा, को बता दो। भ्रष्टाचार में आपकी पार्टी जो है, मैं बिहार से आता हूँ, मैंने कहीं भी आईटीआई नहीं देखा। जब मैं दिल्ली में आया तो यहाँ आईटीआई देखा। हरियाणा भरा पड़ा आईटीआई से, मैं मान सकता हूँ। चाहूंगा नीति आयोग, योजना आयोग, बिहार में अभी भी बीजेपी और नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है। योजनाओं की मात्रा में होनी चाहिए, उतनी मात्रा में नहीं है। तो हर चीज में आप उठा लेते हो। कांग्रेस के समय में ये हुआ। अरे किसने रोका था आपको डेवलपमेंट करने से? मात्र 8 साल पहले आप सत्ता में थे। 8 साल पहले आप सत्ता में थे कि नहीं थे? बीजेपी की गवर्नमेंट जो 2014 के बाद से लेके हमने जीडीपी को कहां से कहां पहुंचा, वही विकास होता है। अगर एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। आदित्य त्रिपाठी जी, सुन लीजिए। सरकार जो आई वाजपेयी जी की, वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड का जो प्रोजेक्ट था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हर राज्य में आईआईटी एम्स की स्थापना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नहीं तो जितने वो आईआईटी वो एम्स अभी फंक्शन करते रहते, जो अभी कहीं पे जैसे पटना का आधे डिपार्टमेंट के साथ फंक्शन कर रहा है, भुवनेश्वर का नहीं सर्वेश्वर जी त्रिशूल जी, चर्चा एक सार्थक बहस होनी चाहिए। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के झूठ को बढ़ावा नहीं दे सकते। नहीं। कांग्रेस के समय में शुरुआत हुई, CSIR बना, जो बना, सब कुछ बना, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था। पुराने समय में जो हो गया, 70 के दशक में, 80, 90, 2000 के दशक में हम आते हैं। मैं तो 2004 से लेके 14 की बात कर रहा हूँ। इस 10 साल में क्या डेवलपमेंट का काम किया, जो कि उस समय ये तिगड़ी कही जाती थी। मनमोहन सिंह जी सबसे पढ़े लिखे भारत के प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री, पूर्व भारतीय के RBI के गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, योजना आयोग के अध्यक्ष, चिदम्बरम, ये तिगड़ी कही जाती थी। लेकिन क्या हुआ उस समय में?
घोटाला घोटाला घोटाला। और आईटी क्या एक्सपर्ट सैम कोई पित्रोदा। सरकार ने रोड बनाने का प्रोजेक्ट लेके आया, वाजपेयी जी लेके आए थे, उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, अब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी सुन लीजिए एक बार। आदित्य जी, नहीं आप मुझे त्रिशूल जी समय ही नहीं दे रहे हो। अरे सर मैं खूब समय दे रहा हूँ आपको, नहीं ये गलत बात, मैं समय दे रहा हूँ, सुन लीजिए जी। आदित्य त्रिपाठी जी, इन्होंने कहा कि तिकड़ी थी और उसने क्या काम किया, तो मैं इनको बहुत प्यार से याद दिलाना चाहूंगा। आप जीडीपी देख लीजिए 2004 में क्या थी और जब 2014 में हमारी सरकार हटी तो जीडीपी क्या थी। आप सुनिए त्रिपाठी जी, यहीं पे रोकता हूँ। आप डॉलर को मुकाबले की बात अरे भाई सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा काम, 30% सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा काम। 2022 में 7% गिरा है। बताइए उस तिगड़ी ने क्या काम कर लिया था? क्यों डॉलर 2013 में 30% गिरा था रुपए के मुकाबले, सॉरी रुपया गिरा था, क्यों गिरा था? और अभी भारत पर अभी 2022 की बात बता रहा हूँ, जो रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले वो 7% गिरा है। तिगड़ी जो इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, तो लेकिन उठ क्यों नहीं पा रहा है, गिर तो सब जगह रहा है, रुपया उठ क्यों नहीं पा रहा है, ये सवाल नहीं है क्या? क्यों नहीं रोक पाए उस समय? सर्वेश्वर जी, फॉरेक्स रिजर्व का क्या हाल था उस समय, जरा बता दीजिए आंकड़े। 300 बिलियन डॉलर से कम था आंकड़े उस समय। पर कैपिटा इनकम क्या था सर्वेश्वर जी, ये भी आपको याद होगा। जीडीपी क्या था, इन्फ्लेशन का रेट क्या था उस समय? 9% पे था। अभी जो इतनी महंगाई कह रहे हो, फिर भी 7% पे है और गवर्नमेंट उसको डाउन करने के लिए सारे प्रयासरत है। गवर्नमेंट सारे अच्छे काम कर रही है आपके हिसाब से? नहीं, गवर्नमेंट गलत काम कर रही है। जीएसटी लगा के आटा दाल चावल पे नॉर्मल पब्लिक का सेंटीमेंट उसने अपने खेमे में ले लिया, गलत काम हुआ है। लेकिन उसमें आपकी भी सरकार शामिल थी। उस जीएसटी मीटिंग में आप जाने से और आने से काम नहीं चलेगा सर, देखिए हाँ जाना है आप चले जाइए, नहीं आप चले जाइए, जाना है तो ये आपके हिसाब से थोड़ी सवाल होगा। सही है, किस तरह से आपका विश्लेषण है? हिसाब से नहीं होगा, लेकिन आपने 5 मिनट से मेरे को बिठा रखा है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन मैं आपको समय दे रहा हूँ ना बराबर, 5 से 6 मिनट हो गए मेरे को। ये तो इस तरीके से आपने बुलाया है, आप भी सम्मानीय है तो हमारे समय का भी ध्यान रखिए। डिबेट का मतलब ये तो नहीं है कि वन वे चलता रहेगा, कांग्रेस के मित्र बोलते रहेंगे। चलिए बताइए, आप बताइए रुपया क्यों गिर रहा है? तब भी गिर रहा था और आज भी गिर रहा है। रुपया जीएसटी क्यों लगा? आप तो जीएसटी का विरोध करते थे, जीएसटी क्यों लगा जीएसटी का सिस्टम? और दूध दही पेंसिल और रबर पे क्यों लगा जीएसटी, बताइए जरा। और जीएसटी की वजह से सिंप्लीफिकेशन हुआ, 1.5 लाख करोड़ तक का हमारा कलेक्शन हो रहा है, हमारा सिस्टम मजबूत हो रहा है। कलेक्शन से नहीं है ना भाई, आप गरीब आदमी पर जीएसटी लगा रहे हैं, दूध दही पे जीएसटी लगा रहे हैं। आप अपने आप ही बोल लीजिए, फिर आप मेरे को बोलने मत दीजिए। गरीब आदमी पे कौन जीएसटी लगा रहा है? किस चीज पे जीएसटी लगा है? जीएसटी लगा है, जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है, और जो जीएसटी लगा है उसको यदि आप सही से समझोगे तो जो रॉ मटेरियल ट्रेडर खरीदता है उसको उस पे ज्यादा 12-18% उसको जीएसटी देना होता है। जो पैक्ड आइटम बना रहा है वो 5% पे है, उसको रिटर्न होगा तो पास ऑन करेगा कस्टमर को। जो प्रोडक्ट अपने रॉ मटेरियल पे या फर्स्ट पे नहीं पे करते उनको ही दिक्कत, जो करते हैं वो तो ज्यादा पास ऑन कर सकते हैं। दूध दही पे जीएसटी लग रहा है और इसको सबने एक्सेप्ट किया है। और दूध और दही भी जो उसका जो प्रोड्यूसर होता है वो पे करता है 12%, 18%, तो यहाँ 5% उसको जो सर्वेश्वर जी आप तो कह रहे थे गलत लगाया, वो तो कह रहे सही लगाया। तो महंगा होने की बजाय सस्ता होगा, बात को समझिए। सस्ता हुआ है, इसके लिए बताइए जो लॉजिक है वो डिस्कस हुआ और उसमें कांग्रेस की सहमति थी, कोई विरोध नहीं था। सुन लीजिए भाई, सर्वेश्वर जी, खेमचंद जी कह रहे हैं सस्ता हुआ है जीएसटी लगने से, सुन लीजिए, नई बात निकल के सामने आई है। देखिए सरकार की एक दलील थी कि ये चोरी की जा रही है जीएसटी की, और वो सही मात्रा में थी। जो कंपनियां थी उस चोरी को पकड़ने के लिए इन्होंने जीएसटी लगाया। गरीब आदमी खुले में आटा खरीदता है, दही भी वो खुला खरीदता है, पैक्ड आइटम फूड नहीं खरीदता। जो रियल गरीब है, जो बिजनेस, जो लेबर क्लास के आदमी है। लेकिन खेमचंद्र जी, आपने इस कारण से, भले जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के भी मिनिस्टर थे, ममता बनर्जी के भी मिनिस्टर थे, लेकिन आपकी पार्टी को ये सोचना चाहिए था, सेंटिमेंट्स जो है ना वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है।
अरे दूसरे तरीके से इस जो जीएसटी का ये जो पोर्शन था, जितना चोरी हो रहा था, उसको दूसरे तरीके से बीजेपी को वो करना चाहिए था, भरपाई। सर्वेश्वर जी, आपके सजेशन को मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा, लेकिन सोच के ही सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है। आपका अच्छा सजेशन है, उसको जरूर ऊपर पहुंचाया जाएगा। मैं खुद मीडियम मध्यम वर्गीय हूँ, आपका सजेशन ले लिया है, आपके सजेशन को जरूर पहुंचाया जाएगा सिस्टम में। कहीं ना कहीं सरकार जो कर रही है उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं और उसमें सुधार की संभावना होती है। खेमचंद जी, विपक्षी पार्टी बोलने लायक नहीं है, विपक्षी पार्टी बोलने लायक नहीं है। जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए, चोरी को रोकने के लिए, डकैती को रोकने के लिए है और कस्टमर को बेस्ट और सस्ता प्रोडक्ट दिलाने के लिए। हेमचंद्र जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। विपक्षी पार्टी को सदन में आपको घेरना चाहिए, वहां पे चर्चा होनी चाहिए, देश को संदेश जाना चाहिए। लेकिन ये हंगामे की भेंट चढ़ाते हैं संसद को, वहां पे सकारात्मक चर्चा ही नहीं करते। 6 दिन और बचे हैं, 6 दिन और बचे हैं, मात्र 6 दिन बचे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है ऐसा उल्लेखनीय। से पहले स्मृति ईरानी चिल्लाती है तब हंगामा नहीं होता है, लेकिन अच्छा काम कर रही है तो उनको इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सर्वेश्वर जी ने जो कहा है उसका जवाब दे दीजिए मुझे खेमचंद जी, बस केवल। चलिए मैं आऊंगा। आदित्य जी, क्या सरकार जो करती है उसकी समीक्षा होना आवश्यक नहीं है समय समय पर? देखिए त्रिशूल जी, अभी चर्चा हो रही थी कि इन्होंने, मैंने मेरा सदन में आपको साथ नहीं देना चाहिए? मेरा प्रश्न साफ था कि जीएसटी का इन्होंने क्यों विरोध किया था कांग्रेस के समय में, एफडीआई का इन्होंने क्यों विरोध किया था कांग्रेस के समय में। खेमचंद जी दोनों का जवाब नहीं दिए। चलिए छोड़ते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिए खेमचंद जी। क्या वाकई में सरकार ने जो काम किया उसकी समीक्षा होना अनिवार्य नहीं है? बिल्कुल होनी चाहिए समीक्षा, हर एक काम की होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता समीक्षा नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ठीक है। समय समाप्त हो रहा है। खेमचंद शर्मा जी, आदित्य त्रिपाठी जी, सर्वेश्वर पाठक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। वरुण गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में तमाम चीज़ों का इलाज बीजेपी ने कर दिया है, कांग्रेस से लेके और तमाम छोटे जो दल है उनका, लेकिन कहीं ना कहीं वरुण गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों का जवाब देना अभी बाकी है और ये जवाब कब आएंगे आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN न्यूज़।